लोटापुर नामक गांव में धनराज नाम का एक बहुत ही लालची और कंजूस सेठ रहता था। भोले भाले गरीब किसानों को बहला फुसलाकर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने अनेक तरह की शर्तें रखकर उनकी पूरी की पूरी जमीन हड़प लेता था। देखो गब्बर, ये गरीब किसान भी बड़े ही बेवकूफ होते हैं। गधों की तरह दिन रात अपना खून और पसीना जलाते हैं और फिर दो निवाले के लिए भागे भागे फिरते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा चालक सेठ बस बैठे बैठे अपना हुक्म चलाता है और सारी की सारी फसल मेरी हो जाती है। आप बिल्कुल सच कहते हैं सेठ जी। ये पूरा का पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इन गरीबों की मेहनत का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे। आपको इस चीज में तो महारत हासिल है। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना इस लोटापुर नाम के गांव का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इन गवार लोगों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और ज्यादा से ज्यादा फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इन तुच्छ गरीब किसानों की औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ धनराज ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास दुखी और परेशान मन से जूझता हुआ गंगाराम नाम का एक गरीब लाचार किसान आता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते गंगाराम, बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैंने सुना है कि ठेके पर आप अपनी जमीन किसानों को देते हैं। हाँ गंगाराम, तुमने एकदम सही सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। सेठ जी, मैं भी खेती करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास स्वयं की जमीन एक रत्ती भर भी नहीं है। यदि आप अपनी कुछ जमीन मुझे ठेके पर देंगे तो मैं भी खेती करूंगा। ठीक है गंगाराम, मैं तुम्हें ठेके पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। उसके बाद ही खेती कर पाओगे। ठीक है सेठ जी, आप मुझे अपनी शर्त बताइए। आखिर कौन सी शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर 4 महीना काम करने के बाद जो फसल उत्पन्न होगी उसे 2 भागों में बांटा जाएगा। आधा हिस्सा मेरा होगा और बाकी का बचा हुआ तुम्हारा कहलाएगा। अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो बताओ। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है सेठ जी। खेत की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद गांगरा वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह सुबह खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। अच्छा हुआ सेठ जी से जमीन तो मिल गई। अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी, जिससे मुझे मुनाफा होगा। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मुझे मुनाफा होगा। गंगाराम दिन और रात एक एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। गंगाराम अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल सेठ ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। गंगाराम की फसल की कटाई की बात सेठ धनराज के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज गंगाराम अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि गंगाराम आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल गंगाराम, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहाँ से चलूं। मुझे भी बहुत काम है। तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ गंगाराम से सारी फसल ले जाता है और गंगाराम के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है। ये देखकर गंगाराम उदास हो जाता है। हे भगवान, इतनी कम फसल मेरे हिस्से में आई है।
धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? गंगाराम इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ धनराज जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं पर फल सेठ धनराज जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची धनराज को उसी के शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन दीपक सेठ धनराज के घर पहुंच जाता है। कहो दीपक, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ अभी। तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में अक्सर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर हूँ तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल कामकाज क्या है, सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्त सुन लो बच्चे। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो बच्चा है, इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका बाप गेहूं लगाता था, ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखना, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से दीपक खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दीपक ने गेहूं के बदले गाजर की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। दीपक अपने खेत से गाजर निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ धनराज दीपक के पास पहुंच जाता है। अरे दीपक, शर्त याद है ना तुम्हें? शर्त के मुताबिक आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब अच्छे से याद है। आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। तो लीजिए सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने गाजर उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी हमेशा गेहूं की फसल लगाते थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारी गाजर तुम ले रहे हो? ये आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह दीपक ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, आपके पीठ पीछे भी चालाकी नहीं दिखाई, और ये दीपक नाम का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ दिन के बाद दीपक दोबारा सेठ धनराज के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ये चाहे कुछ भी लगाए, फायदा तो मेरा ही होगा। अर्जुन घर लौट आता है और इस बार खेती की तैयारी में लग जाता है। इस बार अर्जुन गेहूं की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल काफी अच्छी हो जाती है।
अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ धनराज दीपक के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत के पास पहुंचा, ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या, इस दीपक के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। तो ये जड़े और ठूंठ आप ले जाइए और ऊपर का पूरा गेहूं मेरा। इस तरह दीपक ने दूसरी बार भी अपनी होशियारी से सेठ धनराज को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ का एक बार फिर से पोपट हो गया। ये सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि धनराज किसे कहते हैं। दीपक ने गेहूं की कटाई की सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अर्जुन और उसके पिता गंगाराम दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से खेती का समय आता है। दीपक सोचता है, चलो इस बार भी उसी सेठ से जमीन लेता हूँ, देखता हूँ अब की बार क्या चाल चलता है। इस तरह दीपक फिर से सेठ धनराज के पास पहुँच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप हैं, जो लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात कर लड़के। तू क्या बक रहा है, तुझे पता भी है? तू जिस काम के लिए आया है वहीं बात कर। यहाँ तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? अब की बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है लड़के, तो मेरी शर्त सुन। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा और बीच का हिस्सा तेरा। अब बोल, मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है, तो यह भी मानूंगा ही सेठ जी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की शर्त मानकर दीपक वहाँ से चला जाता है। दीपक फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा काफी अच्छा होगा पिताजी। बहुत बढ़िया बेटा। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ धनराज और गब्बर खेत की तरफ आने लगते हैं। सेठ जी, इस बार तो अर्जुन फंस ही जाएगा। आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। फसल के ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल के नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा कूपर। इस बार मैंने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस दीपक के बच्चे के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो दीपक का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं, सेठ जी, ये अर्जुन तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, ये तो केले की फसल है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का उस अर्जुन के बच्चे का होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने केले की फसल उगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका हुआ और बीच का हिस्सा मेरा। ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना।
बेईमानी और धोखाधड़ी में सेठ जी सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और पूरी फसल भी हमारी है। अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है गब्बर, शायद ये मेरी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने मुझसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। वैसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह दीपक ने अपनी समझदारी और मेहनत से उस लालची और दुष्ट धनराज सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद धनराज सेठ ने जिन लोगों की जमीन हड़प ली थी, वो सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए। दोस्तों, बुद्धिमानी और मेहनत से बड़े चालाक व्यक्ति को भी हराया जा सकता है। दूसरों की मेहनत का हक मारने वाला अंत में पछताता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और न्याय का साथ देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।